हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द मौर्याज ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके। जो हमारा आज का टॉपिक है कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल क्या होता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। ये आखिरकार ये पोस्ट होते क्या हैं? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कई दफा एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। तो आज हम इस टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए आपका टाइम खराब ना करते हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे जो अटॉर्नी जनरल होता है, जैसा कि हमें पता है हमारा जो देश है भारत देश, यहाँ पे जो हमारे देश का शासन व्यवस्थाएं चलाने के लिए ये सारी चीजें नेताओं के हाथ में दे दी गई है, जो भले ही पढ़े लिखे ना हो, अंगूठा टेक है। ठीक है, लेकिन आपको पता है जैसे हमारे भारत में क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे शिक्षा मंत्री बना दिया गया। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी बॉर्डर पे नहीं गया लेकिन उसे रक्षा मंत्री बना दिया गया। तो ये भारत है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं कि संसद में जो कई सारे ऐसे बड़े बड़े नियम कानून बनाए जाते हैं, ये आखिरकार कौन बनाते हैं? जैसा कि हम सुनते हैं कि नेताएं जो वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होती हैं। जैसे जीएसटी हो गया, यह बहुत बड़ा नियम कानून था। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जीएसटी समझ नहीं आता है, लेकिन इतना बड़े बड़े नियम कानून आखिरकार बनाता कौन, उनको सजेस्ट कौन करता है? तो ये करने का जो कार्य होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल का। ठीक है, जो महान्यायवादी होता है भारत का, वो हमारे अनुच्छेद 76 जो आर्टिकल 76 है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि एक अटॉर्नी जनरल होगा जिसे महान्यायवादी कहेंगे। ठीक है, इसकी जो योग्यता होगी, एलिजिबिलिटी होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी। ठीक है, इसकी योग्यता कैसी होगी? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। अर्थात ये सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होगा, केवल इसकी योग्यता होगी। जैसे क्या होता है, आईएएस की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो मिनिमम आपके ऊपर क्या एक ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन होने का मतलब नहीं कि आप आईएएस बन गए। ठीक है, आप क्या है, केवल उसके बराबर आप क्वालिटी रखते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है। आईएएस तो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं और अब क्या है, एक छोटा सा नॉर्मल है जब तक आप कोई पोस्ट नहीं पा लेते हैं। तो ये चीजें हैं कि जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका जो योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी क्या होती है, तो योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। उसके बाद देखिए अटॉर्नी जनरल का पोस्ट क्या होता है? केवल अटॉर्नी जनरल का एक ही पोस्ट होता है। उसके जैसे अटॉर्नी जनरल है तो भारत सरकार का बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, काम होते हैं, उनको संभालने के लिए क्या इनके एक असिस्टेंट होते हैं। ठीक है, जिनको कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल। ये महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट के तौर पे होते हैं सॉलिसिटर जनरल। अर्थात इनके पास बहुत ज्यादा वर्क आ जाता है तो ये थोड़ी सा वर्क इनको दे देते हैं। ठीक है, और इनके भी क्या होते हैं, एक हेल्पर या बोल सकते हैं कि असिस्टेंट होते हैं जिसे बोलते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये टोटल 4 होते हैं। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल एक होते हैं, सॉलिसिटर का पोस्ट भी एक होता है और एडिशनल सॉलिसिटर का पोस्ट जो होता है वह 4 होता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या होता है ये देखेंगे। देखिए, ये सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, अर्थात कहने का अभिप्राय जो भी नियम कानून बनता है उसको बनाने में, उसके देख रेख में चीजें होती हैं, जिसे बोला जाता है महान्यायवादी। ये सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि मतलब होता है नियम कानून, प्रथम या पहला होता है। ठीक है जी, सरकार का कानून विधि सहायता, अर्थात ये सरकारी कानून में जो भी नियम बन रहे हैं उसमें यह हेल्प करेगा। ठीक है, उसमें सहायता करता है, विधि सहायता है, कानूनी सहायता में यह पूर्ण रूप से भागीदारी अपना निभाता है और उनका हेल्प करता है सरकार के साथ। ठीक है, भारत के किसी भी न्याय में सरकार की पैरवी या मुकदमा लड़ना। अगर देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे आप गवर्नमेंट पे क्या कर देते हैं, किसी भी चीज को लेकर कोई ऐसा नियम कानून बनाया गया जो लगता है कि नहीं हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन पे केस कर देते हैं। तो केस करने के लिए जो वकील होते हैं, वह जो महान्यायवादी होता है, वह सरकार के साथ या सरकार के समर्थन में या सरकार से साइड से क्या करता है, वह एक्शन लेता है या मुकदमा लड़ता है। देखो, भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार की पैरवी करना है, मुकदमा लड़ना। देखो, ये पैरवी शब्द है ना, ये उर्दू शब्द है। मुकदमा हिंदी हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं मुकदमा लड़ सकता हूँ एलएलबी करने के बाद, ये जो भी चीजें हैं, तो ये पैरवी उर्दू का शब्द है, मुकदमा लड़ना क्या है, हिंदी का शब्द है। और इंग्लिश में इसे बोल देते तो प्रैक्टिस बोल देते हैं, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। यह जो है महान्यायवादी है, किसी व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का भी क्या कर सकता है, मुकदमा लड़ सकता है। जैसे अगर आप चाहें कि सरकार के खिलाफ या कोई भी ऐसी चीजें हैं तो आप अगर उनसे कहें कि भैया मेरा भी मुकदमा लड़े, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि निजी केवल सरकार का ही मुकदमा लड़ेंगे, आपका भी वो मुकदमा क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं महान्यायवादी। ठीक है,
निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, किंतु सरकार के विरुद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, ये सरकार का ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, कोई ऐसी चीज सरकार के खिलाफ ही आपने मुकदमा दायर किया और भैया कह दो कि चलिए महान्यायवादी साहब आप मेरे साइड से क्या करिए, मुकदमा लड़ दीजिए खिलाफ सरकार के खिलाफ, तो वह महान्यायवादी ऐसा पोस्ट नहीं, ऐसा कार्य नहीं करेगा। ठीक है जी, किंतु सरकार के विरुद्ध नहीं हो सकता है। वेतन नहीं, इनको वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, वेतन क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि यह क्या करते हैं, किसी निजी व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं। तो निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकते हैं, कोई पैसा दे दिया तो भैया जाके क्या करेंगे, लड़ने लगेंगे, इसलिए इनको वेतन नहीं दिया जाता है, किंतु भत्ते दिए जाते हैं। भत्ते का अभिप्राय यह होता है इनको सारी फैसिलिटी, मर्सिडीज दी जाएगी, फुल सिक्योरिटी दी जाएगी, बिल्कुल आवास दिया जाएगा, फ्री चीजें, ये सारी चीजें, लेकिन इनको कोई वेतन सैलरी नहीं दी जाएगी। अगर राष्ट्रपति या जो भी सरकार के लोग हैं उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा बोल सकते हैं मुकदमा दायर किया है तो उनकी ये पैरवी करते हैं, तो वो जो भी रुपए उनको देना चाहे वह दे सकते हैं। अब जो भी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए राष्ट्रपति पे कोई मुकदमा दायर हुआ, राष्ट्रपति के साइड से क्या किए, कोई मुकदमा लड़ दिए, तो राष्ट्रपति की सैलरी आपको भारत में पता ही है, 2-4 छींटे भी गिरा दिए तो भैया बहुत सारे पैसे हो गए। जैसे एक बहुत अच्छी कहावत है कि ये कहावत है कि सुनार के दुकान की जो कूड़े करकट होते हैं वह भी बनिया के बादाम से महंगे बिकते हैं। ठीक है, तो वही हाल हो जाएगी कि जो राष्ट्रपति अगर कुछ भी पैसे दिए तो वो बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। ठीक है, संसद का सदस्य न होकर भी किसी भी सदन में बोल सकता है। यह जो महान्यायवादी होता है यह संसद का सदस्य नहीं होता, या लोकसभा का या राज्यसभा का किसी का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह सदन में बोल सकता है। जैसे कोई नियम कानून है जो लोगों के द्वारा विरोध हो रहा है तो यह संसद में खड़ा होकर उस पर ऑब्जेक्शन डाल सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 88 के अनुसार यह आर्टिकल 88 में मेंशन है कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जैसे कोई भी संसद का कार्य चल रहा है, लोकसभा या राज्यसभा का, तो इसमें यह खड़ा होकर बोल सकता है। ठीक है, किंतु मतदान नहीं कर सकता, यह मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, जो यह सदस्य तो है, जो महान्यायवादी का पोस्ट है वह सदस्य है, लेकिन उसमें वह भाग नहीं ले सकता है, सॉरी क्या नाम है, मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये देखेंगे, आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखेंगे इनका नियुक्ति कौन करता है, तो उनका चुनाव नहीं होता, जैसे इनडायरेक्ट रूप से ये चुन के नहीं आते हैं। ठीक है, इनका जो नियुक्ति होता है या त्यागपत्र इनको देना है राष्ट्रपति। ठीक है, जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, भारत का प्रेसिडेंट होता है, वह प्रधानमंत्री के सलाह पे क्या करते हैं, इनका नियुक्ति करते हैं। और इनको लगता है कि मुझे त्यागपत्र देना है, अपने पद से रेजिग्नेशन लेना है, तो यह त्यागपत्र भी अपना किसको देंगे, राष्ट्रपति महोदय को ही देंगे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है वह पूर्णकालिक नहीं होता है। पूर्णकालिक का अभिप्राय यह होता है दोस्तों कि जैसे हमें पता है कि लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो, या बोल सकते हैं भारत में कोई भी पद होता है, जैसे प्रेसिडेंट का ही हो, प्रधानमंत्री का हो, तो उनका फिक्स समय होता है, लेकिन इनका 5 साल का फिक्स समय होता है, लेकिन इनका कोई फिक्स समय नहीं होता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि जो महाभारत का महान्यायवादी होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो हम याद रखेंगे पूर्णकालिक नहीं होता है। राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का अभिप्राय यह है कि यह राष्ट्रपति का जब तक इच्छा होती है उनको पद पे रख सकते हैं, अदरवाइज प्रधानमंत्री के सलाह पे इनको क्या कर सकते हैं, उस पद से हटा सकते हैं। ठीक है, प्रसाद प्रयत्न का अभिप्राय यह, इनको लगा कि अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज भैया कह देंगे कि टाटा बाय बाय, हटो अब। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। इनका कार्यकाल पूछेगा तो याद रखेंगे पूर्णकालिक नहीं होता है। अब रिमार्क में देखो दिया अनुच्छेद 165, ये अनुच्छेद 165 है क्या, जैसे हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी होता है, आर्टिकल 76 में दिया हुआ है कि यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होगा। इसी प्रकार से राज्य में भी होता है, तो यह 165 में है, उसको हम बोलते हैं क्या, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता बोलते हैं, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल के जैसे होता है। यह किसमें होता है, सेंट्रल में होगा, और यह स्टेट में होगा, और सारी चीजें सेम की सेम रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलिए एक चीज और देख लेते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल है, ये अटॉर्नी जनरल जो है, पहले अटॉर्नी जनरल मैंने बताया इनका पोस्ट क्या है, एक पोस्ट। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनके असिस्टेंट होते हैं सॉलिसिटर जनरल, एंड इनके असिस्टेंट होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो 4 पोस्ट होती हैं इनके। ठीक है, तो अगर बात करेंगे, पूछ देता एग्जाम में कई दफा पूछा है कि प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो हम याद रखेंगे जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे वह थे एमसी शीतलवाड़। एमसी शीतलवाड़ ये क्या थे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे। और प्रेजेंट में हम याद रखेंगे कि प्रेजेंट में जो है वह है मिस्टर आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी। और इनसे जो पहले हुआ करते थे वो हुआ करते थे के वेणु गोपाला। इन्होंने अपना जो पद ग्रहण किया है 1 अक्टूबर 2022 को क्या किया, यह पद ग्रहण किया है, जब के वेणुगोपाला क्या करते हैं, इस पद से हटते हैं। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल अगर पूछ देगा वर्तमान में, तो हम याद करेंगे कौन, मिस्टर तुषार मेहता को।
मेहता, ठीक है, मिस्टर तुषार मेहता ये प्रेजेंट में है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने चाहने वाले दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और भी ऐसा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।